Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter lipid biosynthesis. In my previous lecture, we have discussed about the biosynthesis of fatty acids and eicosanoids, and in this lecture we will discuss about the biosynthesis of triacyl glycerol. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in Plant Micro Interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of triacyl glycerol. So organisms की अगर बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो फैटी एसिड की सिंथेसिस करते हैं या फैटी एसिड्स को इंजेस्ट करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स होते हैं उनका 2 फेट होता है, बट एट ए टाइम एक ही फेट वर्क करता है. ये 2 फेट क्या होता है? पहले फेट की अगर बात करें तो वो फैटी एसिड्स या तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाता है. दूसरे फेट की अगर बात करें तो फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड में इनकॉर्पोरेट होगा. मीन्स जो एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स हैं वो या तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होंगे या फिर फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होंगे. लिपिड चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज द स्टोरेज लिपिड. ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो ये स्टोरेज लिपिड है फॉर द स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का स्टोरेज कहाँ होता है? ह्यूमंस के केस में ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं. फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड. फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चरल लिपिड है एंड दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 2 फेट है, कौन सा फेट किस कंडीशन में काम करेगा, और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के करेंट नीड पे. सो ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ सिंथेसिस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स. जब रैपिड ग्रोथ होता है उस टाइम न्यू सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, और सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? फॉस्फोलिपिड. सो उस टाइम फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. लेकिन जब ऑर्गेनिजम्स में प्लेंटी फूड सप्लाई है बट एक्टिवली ग्रोइंग नहीं है, तो उस टाइम जो फैटी एसिड्स होंगे वो स्टोरेज फॉर्म में, दैट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो चाहे वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का बायोसिंथेसिस हो या फिर फॉस्फोलिपिड का बायोसिंथेसिस हो, ये दोनों पाथवे एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसाइल ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. किस चीज से? फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसाइल ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. सो फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसाइल ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एज वेल एज फॉस्फोलिपिड्स. Triacyl glycerol and glycerophospholipid are synthesized from the same precursor. और यहाँ पे 2 precursor होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे. एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स कैन सिंथेसाइज एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल टू बी यूज्ड लेटर एज फ्यूएल. ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं लीवर एंड मसल में, एंड दिस ग्लाइकोजन फॉर्म इज barely enough to supply the body's energy needs for 12 hours. मीन्स जो ग्लाइकोजन लीवर एंड मसल में स्टोर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे तक एनर्जी नीड प्रोवाइड कर सकता है. जबकि टोटल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो 70 kg मैन में 15 kg जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं. And this is enough to support basal energy needs for as long as 12 weeks.
ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो हैव हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज मोर देन 38 किलोजूल पर ग्राम. Whenever carbohydrate is ingested in excess of organism's capacity to store glycogen means जब ग्लाइकोजेन स्टोर करने की लिमिट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंजेक्शन होता है तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है किस चीज में, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में, और वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं. प्लांट्स की अगर बात करें तो क्या प्लांट्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मैन्युफैक्चर करता है, एंड द आंसर इज यस. प्लांट्स आल्सो मैन्युफैक्चर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एज एनर्जी रिच फ्यूल, एंड प्लांट्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का जो स्टोरेज होता है वो फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स में होते हैं. नाउ द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बायोसिंथेटिक पाथवे की अगर बात करें तो इसमें दो प्रीकर्सर होते हैं. फर्स्ट वन इज द एल ग्लिसरॉल 3-phosphate and second one is the fatty acyl coenzyme A. So ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन में दो प्रीकर्सर की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट वन इज द एल ग्लिसरॉल 3-phosphate and second one is the fatty acyl coenzyme A. अब सवाल यह है कि ये एल ग्लिसरॉल 3-phosphate का फॉर्मेशन कैसे होता है. एल ग्लिसरॉल 3-phosphate का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट से, एंड दैट इंटरमीडिएट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस चीज में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में. एंड ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो इसमें दो फेज होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्रीपरेटरी फेज, सेकेंड वन इज द पे ऑफ फेज. प्रीपरेटरी फेज की अगर बात करें तो प्रीपरेटरी फेज ग्लूकोज से डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate तक के फॉर्मेशन का होता है. वहीं पे पे ऑफ फेज की अगर बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से पाइरूवेट तक बनने के फॉर्मेशन को पे ऑफ फेज में इंक्लूड करते हैं. सो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन क्या है, अंडर प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं इसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है एल ग्लिसरॉल 3-phosphate में, और जब डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एल ग्लिसरॉल 3-phosphate में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रिडक्शन. रिडक्शन क्यों होता है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप है. सो कार्बोनाइल ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्शन का प्रोसेस होता है, और रिडक्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है यहाँ पे इट इज ग्लिसरॉल 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज. और किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, NADH का, दैट इज रिड्यूसिंग कोएंजाइम. NADH NAD प्लस में कन्वर्ट होते हैं तो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एल ग्लिसरॉल 3-phosphate में कन्वर्ट होता है. लीवर एंड किडनी में एल ग्लिसरॉल 3-phosphate बनाने का एक माइनर पाथवे भी है. मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ एल ग्लिसरॉल 3-phosphate डायरेक्टली ग्लिसरॉल से बनते हैं. कहाँ पे, इन लीवर एंड किडनी. लीवर एंड किडनी में एल ग्लिसरॉल 3-phosphate डायरेक्टली बनता है ग्लिसरॉल के फॉस्फोराइलेशन से इन स्मॉल अमाउंट. ग्लिसरॉल का फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या बनेगा, एल ग्लिसरॉल 3-phosphate. अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप डोनर इज ATP एंड द एंजाइम इज ग्लिसरॉल काइनेज. काइनेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम ATP टू द रेसिपिएंट मॉलिक्यूल. यहाँ पे रेसिपिएंट मॉलिक्यूल क्या है, ग्लिसरॉल. दैट्स व्हाई द एंजाइम इज ग्लिसरॉल काइनेज. सो ग्लिसरॉल से क्या बना, एल ग्लिसरॉल 3-phosphate. Now the second precursor is फैटी एसाइल कोएंजाइम A. अब फैटी एसाइल कोएंजाइम A कैसे बनेगा, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है जब हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ रहे थे. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स. और एक्टिवेशन कैसे करते हैं, जब फैटी एसिड से कोएंजाइम A का अटैचमेंट होता है, और जब फैटी एसिड से कोएंजाइम A का अटैचमेंट होता है तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं एसाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज. सिंथेटेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में ATP का यूज हो रहा है, ATP इन्वॉल्व है, तो ये क्या बनाता है, AMP प्लस
इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है। और इस रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल करने के लिए ये जो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है ये दो मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और दिस रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवर होता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। अब ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन के OH पे ऐड होगा बाई ईस्टर लिंकेज। यहाँ पे लिंकेज क्या होगा, यहाँ पे लिंकेज होगा ईस्टर लिंकेज। सो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना है और दोनों फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन का सेम मैकेनिज्म है, दैट एंजाइम इज एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। जब एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन के OH पे ईस्टर लिंकेज के थ्रू फैटी एसिड्स का अटैचमेंट होता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉस्फैटिडिक एसिड। और यही फॉस्फैटिडिक एसिड से बनता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एज वेल एज फॉस्फोलिपिड्स। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो कैसे बनेगा, थर्ड कार्बन पे क्या है फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप को हटाना पड़ेगा तब यहाँ पे OH ग्रुप आएगा। फॉस्फेट ग्रुप कैसे हटेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे एंजाइम क्या है, यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज। फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में ये फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है एंड द स्ट्रक्चर इज 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन पे OH है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड्स ऐड होंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड द एंजाइम इज एसाइल ट्रांसफरेज। सो एसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या बनाता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। वहीं पे फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स में इस फॉस्फेट को रिमूव नहीं करते हैं जबकि यहाँ पे हेड ग्रुप का अटैचमेंट करते हैं और जब हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता है तो वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। बायोसिंथेटिक पाथवे में क्या हुआ, इसमें 2 प्रीकर्सर यूज हुए। फर्स्ट वन इज द एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के 2 कार्बन पे फैटी एसिड ऐड हुआ तो क्या बना, फॉस्फैटिडिक एसिड। और इस फॉस्फैटिडिक एसिड का हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद ये क्या बना, 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल। 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप जो है उस पे क्या बना, क्या ऐड किया, फैटी एसिड्स बाय ईस्टर लिंकेज और इसको बोले ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। Now the regulation of triacyl glycerol biosynthesis। triacyl glycerol biosynthesis की रेगुलेशन की बात करें तो ह्यूमंस में amount of body fat stays relatively constant over long periods although there may be minor short term changes as caloric intake fluctuates। जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं एंड दिस triacyl glycerol used as energy enabling the body to withstand periods of fasting। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस की रेगुलेशन की बात करें तो ये इंसुलिन के द्वारा रेगुलेट होता है, मीन्स ये हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज इंसुलिन। सो इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। सो जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होते हैं या डाइटरी प्रोटीन होते हैं, एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट या एक्सेस प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड्स बनते हैं एंड फैटी एसिड्स से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनते हैं और इंसुलिन इस 2 पॉइंट पे रेगुलेट करता है। लेकिन वैसे इंडिविजुअल जिसमें डायबिटीज मेलिटस है उसमें इंसुलिन या तो सिक्रीट नहीं होता है या फिर अगर सिक्रीट होता है तो वो फंक्शन नहीं करता है। उस कंडीशन में फैटी एसिड की सिंथेसिस क्या हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती
जाती है, मीन्स फैटी एसिड सिंथेसिस डिमिनिश्ड हो जाता है। बट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए कंटिन्यूअसली रिलीज होता है और ये एसिटाइल को एंजाइम ए कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन करता है। सो डायबिटिक इंडिविजुअल में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेल्थी इंडिविजुअल, क्योंकि उनमें फैटी एसिड्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनका रेगुलेशन नहीं होता है। Another level of regulation is through triacyl glycerol cycle. Triacyl glycerol cycle क्या होता है? मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स में एडिपोज टिश्यू, ब्लड एंड लिवर, ये तीन जो होते हैं ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? एडिपोज टिश्यू, ब्लड एंड लिवर। एडिपोज टिश्यू में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल स्टोर होता है। सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, वो लाइपोलाइसिस के थ्रू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइपोलिसिस के थ्रू ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, इस फैटी एसिड्स का कुछ फैटी एसिड्स ब्लड में जाते हैं और ब्लड के द्वारा ये टारगेट टिश्यू में जाते हैं। अब टारगेट टिश्यू यहाँ पे मसल हो सकता है, लिवर हो सकता है। मसल में ये एज ए एनर्जी यूज हो जाता है। लिवर की अगर बात करें तो जो लिवर में फैटी एसिड्स आते हैं, लिवर में फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ इनकॉर्पोरेट हो गए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से ये ब्लड के थ्रू फिर से ये एडिपोज टिश्यू में आता है और वहां पे स्टोर हो जाता है और यहाँ पे ग्लिसरॉल ब्लड में ही रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स फिर से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ इनकॉर्पोरेट होके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना देते हैं इन द एडिपोज टिश्यू। सो दिस इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल साइकिल। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लाइपोलिसिस के द्वारा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हुआ है, ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जब ग्लिसरॉल काइनेज नहीं होगा तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी खास बात, अब यहाँ पे क्या होगा जब फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो फैटी एसिड सिंथेसिस के टाइम पे एसिटाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन जो आता है, कहाँ से आता है? जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज आएगा या अमाइनो एसिड्स के कार्बन स्केलेटन से एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए सिट्रेट बनाएगा और ये सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया से जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में जाएगा तो साइटोप्लाज्म में ये सिट्रेट PFK1 के एंजाइम को क्या करेगा? इनएक्टिव करेगा। क्या करेगा? इनएक्टिव करेगा। सो जब फैटी एसिड सिंथेसिस होगी, सो फैटी एसिड सिंथेसिस के टाइम पे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं या एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। एसिटाइल को एंजाइम ए सिट्रेट बनाएगा। सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म में जब सिट्रेट जाएगा तो PFK1 को इनएक्टिवेट करेगा और PFK1 इनएक्टिवेट होगा तो ग्लाइकोलिसिस क्या होगा? सप्रेस रहेगा। और जब ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। सो दूसरा मेथड क्या है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनाने का? DHAP। सो जब फैटी एसिड सिंथेसिस होगा तो DHAP का भी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा और ये भी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट नहीं बनाएगा। मीन्स ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनाने के दो सोर्स हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्टली ग्लिसरॉल या फिर दूसरा DHAP। क्योंकि ग्लिसरॉल काइनेज नहीं होता है इसलिए ग्लिसरॉल से डायरेक्टली ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट नहीं बन सकता। दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बन सकता है, बट ड्यूरिंग फैटी एसिड सिंथेसिस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कंसंट्रेशन भी बहुत कम होता है। तो अब सवाल ये है कि ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कैसे आएगा? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनने का एक अनदर मेथड है, दैट इज
ग्लिसरोनियोजेनेसिस। ग्लिसरोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है। ग्लिसरोनियोजेनेसिस की अगर बात करें तो इट इज द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का कुछ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लिसरोनियोजेनेसिस। वो पार्ट क्या होता है? पाइरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनेंगे बाय द एंजाइम पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू डीएचएपी बनाएगा। क्या बनाएगा? डीएचएपी बनाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू डीएचएपी नहीं बन रहा था, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस सप्रेस हो गया था। बट ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या बनेगा? डीएचएपी बनेगा। अब ये डीएचएपी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाएगा और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लिसरोनियोजेनेसिस। नाउ द रेगुलेशन ऑफ ग्लिसरोनियोजेनेसिस। रेगुलेशन ऑफ ग्लिसरोनियोजेनेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का रेगुलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल साइकिल की अगर बात करें तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल साइकिल में जो ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ग्लिसरोनियोजेनेसिस के थ्रू बनता है। और ये कैसे बनता है? पाइरुवेट से बनता है। पाइरुवेट से ग्लिसरोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या बनेगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जो रेगुलेटर होते हैं, वो होते हैं पेप कार्बोक्सीकाइनेज, दैट इज पेप्सिके। अब ये जो पेप्सिके है, ये पेप्सिके एडिपोज टिश्यू में भी होता है एंड लीवर में भी होता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज ग्लिसरोनियोजेनेसिस एडिपोज टिश्यू में भी होंगे एंड लीवर में भी होंगे। सो ये पेप्सिके का जो रेगुलेशन होता है एडिपोज टिश्यू में डिफरेंट होता है, लीवर में डिफरेंट होता है। यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं एंड दैट हार्मोन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होता है ये पेप्सिके को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पेप्सिके के एक्सप्रेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। लेकिन लीवर में पेप्सिके के एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पेप्सिके को एक्टिवेट करता है इन लीवर, जबकि एडिपोज टिश्यू में इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। एक ड्रग होता है दैट इज थियाजोलिडिनेडाइओन्स। थियाजोलिडिनेडाइओन्स जो कि टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है? थियाजोलिडिनेडाइओन जो होते हैं ये क्या करता है? एक रिसेप्टर होते हैं एंड दैट रिसेप्टर इज पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा, जिसको पीपीएआर गामा बोलते हैं। अब ये पीपीएआर गामा पेप कार्बोक्सीकाइनेज की एक्टिविटी को क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। अब ये जो पेप्सिके की एक्टिविटी को इंड्यूस करेगा, कैसे करता है? ये पीपीएआर गामा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। पीपीएआर गामा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, उसकी वजह से पेप्सिके की एक्टिविटी इंड्यूस हो जाती है। और जब पेप्सिके की एक्टिविटी इंड्यूस हो जाएगी तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ग्लिसरोनियोजेनेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, regulation of biosynthesis of triacyl glycerol, glyceroneogenesis and regulation of glyceroneogenesis. Now in my next lecture I will discuss about the biosynthesis of membrane phospholipids. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.